नमस्कार, जहां चाहा वहां रहा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको मिलवाएं ऐसी महिलाओं से जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर, अपने काबिलियत के दम पर रच डाला इतिहास। वैसे तो IAS बनने का ख्वाब कई लोग देखते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ही होते हैं जो अपने सपनों को सच कर पाते हैं। उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हैं ईरा सिंघल, जिन्होंने न सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदला, बल्कि बाकी लोगों के लिए एक उदाहरण भी पेश किया। शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के बावजूद वो UPSC की जनरल कैटेगरी में टॉप करने वाली देश की पहली प्रतिभागी हैं। ईरा ने उन लोगों के लिए मिसाल कायम की जो अपनी कमियों को अपनी कमजोरी मान लेते हैं और अपने हुनर को साबित नहीं कर पाते। मेरठ में जन्मी और लंबे समय से दिल्ली में रह रही ईरा सिंघल का एक दूसरा पक्ष ये भी है कि वो एक बहुत ही नटखट और फन लविंग लड़की हैं, जो अपने जीवन में हर दम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहती हैं। ईरा महिलाओं, बच्चों और शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहती हैं और उनकी मदद भी करती हैं। अपने फील्ड में किए गए सराहनीय कार्य के लिए उन्हें फर्स्ट लेडीज के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से उन्हें एक्सेप्शनल वुमेन अचीवर्स के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे UPSC 2014 की टॉपर और 2015 की IAS टॉपर ईरा सिंघल से। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जहां चाहा वहां रहा कार्यक्रम में ईरा जी। थैंक यू। तो ईरा जी, आपने BE किया और आपने MBA किया टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद आपने कैडबरी में स्ट्रैटेजी मैनेजर रही, उसके बाद आपने कोक में भी काम किया। तो पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन IAS बनने का सपना और देश के लिए इतना कुछ करने का जज्बा कैसे आया? एक्चुअली मैं बचपन से ही कुछ ऐसा करना चाहती थी जहाँ पे मैं देश सेवा कर सकूँ, लोगों के लिए कुछ काम कर सकूँ। तो मैं डॉक्टर या IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, बट समहाउ पहले मैं मेरठ में रहती थी, तब ये ज़्यादा वो था। हाँ। दिल्ली आई तो मुझे वो शायद IAS का ख्याल तो कहीं छूट गया, तब डॉक्टर बनने का वो हुआ। पर पापा को ये लगा कि बेटा तुम खुद पेशेंट जैसी दिखती हो, तुमसे इलाज कौन कराएगा। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन ही नहीं लेने दी, मुझे 12th में ही बायो नहीं लेने दी। तो उसकी बाद फिर वो नॉर्मल रूटीन इंजीनियरिंग MBA एंड बट क्या था कि जब मैं कॉर्पोरेट में भी काम कर रही थी तो मैं 20-20 घंटे काम कर रही थी। एंड फिर मुझे ये लगने लगा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, इतना काम कर रही हूँ, बट कोई भी नहीं है दुनिया में जो ये कहे कि तुमने इतना काम किया, हमारी लाइफ उस तरह से बेटर हुई। कोई लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं था मेरे काम का उस तरह से। कोई ये नहीं था जो ये कहे कि आप यहाँ थे, आपने ये स्टेप्स लिए और हमारी फैमिली बेटर हुई, हमारा जीवन बेटर हुआ एंड किसी का कुछ अच्छा हुआ हो। तो आपका मिशन बहुत बड़ा था। हाँ। तो वो हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, जब आपका IRS में 3 बार सिलेक्शन हुआ और वहाँ पर आपको एक संघर्ष, एक लड़ाई लड़नी पड़ी। और वो क्या था? स्कॉलियोसिस डिसेबिलिटी। बहुत से लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट में आप अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप सिर्फ डिसेबिलिटी कोटे में ही अप्लाई कर सकते हो। आप जनरल के मेडिकल क्राइटेरियाज में रिजेक्ट हो जाते हो। बट उसमें भी क्या दिक्कत है कि एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको ये डिफाइन हुआ है कि आप कोई 2 चीज़ें हैं, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो आपकी डिसेबिलिटी की क्लासिफिकेशन है, और दूसरा है कि फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच जॉब, कि जॉब के अंदर में आपको क्या क्या काम करने होंगे वो आप कर सकते हैं कि नहीं। मेरे केस में जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स थी वो मैं ऑलमोस्ट सारे जॉब्स की फुलफिल करती थी, बट जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन थी कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी को वो लेंगे, उसमें मैं नहीं फिट होती थी। और उसमें मैं मेरा हर बार रैंक जो था 3 बार अटेम्प्ट में IRS के लायक ही आ रहा था, एंड उसमें मैं फिट नहीं हो रही थी एज पर माय डिसेबिलिटी क्राइटेरिया। तो मुझे बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता था सिर्फ इस वजह से कि भले ही आप फिजिकली जो काम के लिए चाहिए वो आप कर सकते हो, तो ये कह रहे हैं हम कि आप काम कर सकते हो,
पर क्योंकि आपकी डिसेबिलिटी को हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया या हमने उसको अपनी लिस्ट में नहीं डाला, इसलिए हम आपको जॉब नहीं देंगे, विच आई थॉट वाज वेरी अनफेयर। एंड हुआ ये इनफैक्ट जब मैं पहली बार अटेम्प्ट दिया और मैं तो सिर्फ IAS या IFS के लिए ही अटेम्प्ट दे रही थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा रैंक उस लायक नहीं है कि मुझे ये दोनों सर्विसेज मिले, और इसलिए फिर मैंने दोबारा तैयारी करनी शुरू करी। बट मुझे और लोगों के कॉल आने लगे ये पूछते हुए कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। अच्छा। एंड रिजल्ट के बाद मैंने तो चेक ही नहीं किया उसके बाद क्या हुआ। तब जब आपको कोई फोन करे और ये कहे कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो आप सोच, और आपको पता ही नहीं हो आपके साथ कुछ हुआ है, तो आप थोड़ा चेक करते हो। तो मैंने चेक करना शुरू किया और तब मुझे ये सब पता चला कि ऐसे कोई रूल्स हैं और इस वजह से मुझे रिजेक्ट किया गया है। भले ही मैं UPSC ने सिलेक्ट कर दिया, बट जो सर्विस जिसने मुझे लेना है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो ये लड़ाई कैट में लड़ी गई? यस, 3 साल लड़ी गई। हाँ, तो उसके बाद पहले तो सरकारी ऑफिसर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। फिर आप जब तक गवर्नमेंट में आपको फाइनल रिजेक्शन ना दें वो, तब तक आपकी रिप्रेजेंटेशंस पे तब तक आप कोर्ट नहीं जा सकते हो जी। उसके बाद बेसिकली कोर्ट में मैं गई, एंड इनफैक्ट कोर्ट में भी मैं इसलिए गई, इसलिए नहीं कि मुझे अपने लिए चाहिए था, बट मेरा एम ये था कि जो बाकी लोग जो मुझे फ़ोन कर रहे थे ये उनके साथ भी हो रहा था, इसलिए वो मुझे फोन कर रहे थे। तो आपको उस वक्त ये लगा कि मेरा मिशन बहुत बड़ा है, मैं अपने लिए तो लड़ रही हूँ लेकिन उससे बाकियों का भी भला होने वाला है। तो मेरा एम यही था कि मैं तो यहाँ पे किसी और के लिए कुछ करने आई हूँ, तो शायद यही पहला स्टेप है, यहीं से चालू करना है। एंड इसीलिए मैं कैट में गई, एंड उसका फिर 3 साल बाद हमें जजमेंट मिला। हाँ। और फिर आपको प्रेसिडेंट मेडल भी मिला उसके बाद जब ट्रेनिंग हुई, तो उसमें भी आपने टॉप किया? हाँ, मैं IAS में जो हमारी ट्रेनिंग होती है, हाँ, उसके बाद भी मेरा रैंक 1 है। तो ये जो 3 साल का आपने संघर्ष किया उसके बीच में, तब भी आप खाली नहीं बैठी रही, आपका जो पढ़ाई को लेकर या कुछ नया कुछ सीखने को लेकर जो प्यार था वो बना रहा, और आपने स्पेनिश लैंग्वेज सीखी और पढ़ाया भी। हाँ, देखिए लाइफ में ना आप हर चीज़ को लेके दुखी भी हो सकते हो और खुश भी हो सकते हो, या उसे एक मौके की तरह ट्रीट कर सकते हो। शायद मैंने बचपन से इतना कुछ देखा है कि मुझे वो दुखी होने की अब आदत नहीं है। मुझे लगता है कोई ठीक है, लाइफ में ये हो रहा है तो मैं इस समय और क्या कर सकती हूँ। तो जब वो वेट हो रहा था, एग्ज़ाम में दे रही थी, तो आप उस समय परेशान भी हो सकते हो कि हम वहीं अटक गए बार बार। पर मुझे लगा कि मेरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ में जो मैं करना चाहती थी और अभी तक नहीं कर पाई हूँ, तो क्यों ना वो कर ली जाए। सो उसमें आई लर्न स्पेनिश। मैं ट्रैवल भी बहुत किया मैंने, एंड आई वाज टीचिंग इट आल्सो, तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो पेरेंट्स थे उनका रवैया कैसा था, और जो आपके टीचर्स थे वो आपको किस तरह से सपोर्ट करते थे, किस तरह की एनकरेजमेंट रहती थी, क्या माहौल था परिवार का? मैं बहुत लकी हूँ, मोस्टली लोगों को ये चीज़ नहीं मिलती है। मेरी फैमिली एंड मेरा पूरा एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव था। ऑफ कोर्स ये पेरेंट्स से ही आता है। अगर पेरेंट्स आपके अंदर मानते रहे कि कोई कमी है, या आप कम हो, या आप लड़की हो तो आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, तो दुनिया भी वैसे ही देखेगी। मेरे लिए मैं बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरी डिसेबिलिटी से छुपाया नहीं, उसे शर्म भी नहीं बनाया। वो सिर्फ एक जिंदगी का हिस्सा थी कि ये भी तुम्हारी लाइफ में है, बट ये बाकी चीज़ें भी हैं और हमें सब पे ध्यान देना है। तो कभी ये भी नहीं हुआ कि आपको डिसेबिलिटी से छुपाया जाए या उसे ऐसे ट्रीट किया जाए कि कुछ गलत है तुम्हारे साथ या तुम खराब हो। पर ऐसा भी नहीं था कि आप उसी को लेके बैठे हुए हैं और आपकी पूरी लाइफ उसी के आसपास घूम रही है। यानी सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने जरूर मना किया, उसके बाद उन्होंने किसी रास्ते पर जाने के लिए आपको मना नहीं किया। हाँ, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम कहेंगे जो पेरेंट्स का और टीचर्स का, मतलब स्कूलिंग अगर हम बात करें एजुकेशन का, बहुत ज्यादा तो ये कहूंगी कि जो एक्सपेक्टेशन होती है ना अपने बच्चे से, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कोई कम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। देखिए आई थिंक जो पहला स्टेप होता है ना, वो फैमिली अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, सब कुछ वहीं अटक जाता है। अगर आप अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन ही कम रखते हैं बिकॉज वो लड़की है या बिकॉज वो डिसेबल्ड है, तो वो बच्चा भी वहीं तक रह जाता है। तो मेरे साथ वो नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा बहुत ऊंची एक्सपेक्टेशंस रखी, एंड मुझे फिर उसकी वजह से उतना काम भी करना पड़ा। तो बहुत सारे चैलेंजेस को आपने फेस किया, नो डाउट, लेकिन आप यहाँ तक पहुँची हैं, और बहुत से लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे होंगे आपके जैसा बनना चाहते हैं ऑब्वियसली, और ट्रेनिंग भी करें। लेकिन अभी हम जानना चाहेंगे जो करंट सिचुएशन है उसमें आप क्या कुछ कर रही हैं? तो अभी मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट्स में हूँ जहाँ पे मुझे बहुत कुछ करने को मिल रहा है। विमेन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, ट्रांसजेंडर्स से रिलेटेड, पीपल विद डिसेबिलिटीज से रिलेटेड।
तो आई एम वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, थोड़ा वाइड स्केप है अभी, आई नहीं है तो शायद मैं इतना डिटेल में डिस्कस ना कर पाऊँ। लेकिन विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप बहुत काम करती रही। अगर हम बात करें चाइल्ड मैरिज की भी, और भी बहुत सारी चीज़ें, मेंटल हेल्थ पे आपने काम किया। उसके अलावा जो एक बड़ा काम आपने किया कि क्रैश खोला आपने, हाँ, जो वर्किंग लेडीज हाँ, हैं उनके बच्चों के लिए। हाँ, तो वो क्या था, दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई पहली बार, हाँ, उसके बारे में बताएं। तो जब मैं SDM थी, मैंने 335 चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबरर्स को एक साल में रेस्क्यू किया था, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। एंड बहुत रेयरली इतने जितने दिन हमने काम नहीं किया होगा ऑफिशियली, उतने बच्चों को हमने रेस्क्यू करा। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम्स इज़ कि माओं के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है जहाँ वो बच्चे को छोड़ के जाएं। तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, बच्चे को या तो साथ में काम पे लेके जाओ, जिस केस में बच्चे की पढ़ाई भी छूट जाती है, और बच्चा धीरे धीरे जब माँ के साथ जा रहा है तो 7-8 साल की वो उसे कहने लगती है कि बेटा वो उठा के दे दे, वो कर दे। 8-9-10 साल का हुआ तो वो उसको काम पे भी लगा लेती है अपने साथ कि 5 रुपए कमा ही लेगा। एंड और अगर वो छोड़ के जाती है तो पीछे से चाइल्ड अब्यूज़ होता है, चाइल्ड बहुत सारी गलत हरकतों में जाता है, तो ऑल दैट डेंजर एग्जिस्ट्स। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि द आइडिया इज़ कि अगर हमें एक तो विमेन को काम पे जाने का अपॉर्चुनिटी देनी है, दूसरा बच्चों को भी सेफ रखना है, तो देन वी नीड क्रैशेस। तो मैं जब MCD में थी तब मुझे बाई चांस एक मौका ऐसा मिला, तो मैंने अपने जो स्कूल्स थे, प्राइमरी स्कूल्स, उन्हीं के अंदर 12 घंटे के क्रैशेस स्टार्ट किए, जिसमें बेसिकली आइडिया ये था कि एक तो माँ के अगर 2-3 बच्चे हैं, एक स्कूल जाने वाला है और एक गोद का है, वो सबको सुबह एक ही जगह छोड़ के जा सकती है। दिल्ली में कोई भी औरत अगर काम करती है तो 8 घंटे वो काम करती है, पर उसको 2 घंटे दोनों साइड ट्रैवल में भी लगता है, तो कुल मिला के वो 12 घंटे अपने बच्चे से दूर है। अगर क्रैश 7 घंटे का या 8 घंटे का है तो वो कैसे उस बच्चे को एकदम काम छोड़ के लेने आए या लेने जाए। दूसरा चीज़ अगर बच्चा हमारे उस स्कूल में वो 6 महीने से लेके 12 साल तक के हम बच्चे को रख रहे थे जी। तो सुबह वो एक ही बार दोनों बच्चों को छोड़ के जा सकती है। प्लस अगर 4 साल का भी बच्चा है जो स्कूल जाने लगता है, ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चा बड़ा हो गया जी, वो भी अभी छोटा ही है, केयर उसे भी चाहिए, पर वो स्कूल के बाद कैसे क्रैश तक पहुंचेगा? माँ काम छोड़ के उसे लेके आके छोड़ने तो जाएगी नहीं जी। तो माँ के लिए फिर वो सर्विस नहीं यूजफुल हुई, तो इसीलिए हमने उसे स्कूल के अंदर ही खोला। एंड वो उतनी ड्यूरेशन का रहा, एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो हमारा विद इन 2 डेज़ 100% एनरोलमेंट हो जाता था, हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती थी 2 दिन के अंदर ही। एंड इसकी बहुत ज़रूरत थी। बहुत सैड मैं आपको चीज़ बताऊं, जो हमें केसेस इसमें बाद में माओं ने बताए, माएँ बच्चों को चेन से बांध के बिस्तरे से घर में लॉक करके जाती थी, रोटी और दूध या पानी छोड़ के, कि पीछे से बच्चा ये खा ले और कहीं भागे ना, सिक्योरिटी की वजह से। एंड इवन वी हैड केसेस जहां माँ ही बच्चे को अफीम सुंघा के जा रही है सुबह कि ताकि वो बच्चा सोता रहे, दैट्स अ सैड पार्ट, एंड वो लॉक करके बच्चे को घर में जा रही है। तो ऑल ऑफ दोज मदर्स वर सो थैंकफुल कि ये सर्विस उनके लिए आई, एंड इनफैक्ट नाउ आई एम लुकिंग टू एक्सपैंड दिस टू मोर देन 500 क्रैशेस अगर हम कर पाएँ तो दैट्स वन थिंग दैट आई एम डूइंग विद माय डिपार्टमेंट। जी। और न्यूट्रिशन के लिए भी आपने काफी काम किया कि छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन किस तरह से मिलेगा। इसी प्रोजेक्ट में के अंदर में हमने उनके हम उनको सारे मील्स हम ही दे रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि वो गरीब माँ के पास इतना पैसा नहीं है, इतना वो नहीं है। तो जब हमने MCD में चालू किए थे तो एक CSR मॉड्यूल में थे। इनफैक्ट अभी MCD ने भी उसको सारे स्कूल्स के लिए एक्सपैंड कर दिया है ऑन रेजिंग CSR, एंड दिल्ली गवर्नमेंट में तो हम इसे आंगनवाड़ी के साथ में मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत करने की ज़रूरत थी और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिन तमाम मुद्दों की हमने बात की। लेकिन एक चीज़ और, अभी कोविड-19 जब चल रहा था, वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में आपने एक ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई कि सैनिटाइजेशन होगा लेकिन ड्रोन से होगा। हाँ। वो भी बताएं। तो हुआ ये कि हम लोग का जो इनिशियली सैनिटाइजेशन का पूरा जब मार्च में लॉकडाउन हुआ, तो उसके बाद जो हम कर रहे थे वो हम व्हीकल्स के थ्रू सैनिटाइज कर रहे थे, या फिर एक इंसान को खुद जाके एरियाज में पैदल करना पड़ रहा था। बट गाड़ी जो है वो क्लस्टर एरियाज में जा नहीं सकती, क्योंकि वो रोडें नहीं होती हैं, तो वो बहुत साथ में लोग रह रहे होते हैं। प्लस अगर कोई इंसान भी जाके करता है तो वो उसके लिए भी अनसेफ है, एंड वो इतना कर भी नहीं पाएगा एक दिन में। तो उसमें मैंने अप्रैल में ही ड्रोन से क्लस्टर एरियाज के अंदर सैनिटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था, एंड उसको फिर बाकी कंट्री में भी यूज़ किया गया हमारे उस
प्रोजेक्ट को. सो दैट वाज समथिंग दैट वी स्टार्टेड इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम. बहुत खूब, बहुत खूब. ईरा जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे. आपने चाइल्ड मैरिज को लेकर काफ़ी काम किया, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाकया जहां आपको लगा कि थोड़ा बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा, या फिर हम कहें मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है? हाँ, जो एक चीज़ हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि माँ बाप का रोल बच्चे की लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है. तो एक हमारे साथ इंस्टेंस हुआ था जब हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक 12 साल की बच्ची की शादी हो रही है दिल्ली में. तो हम लोगों ने पूरा टीम बनाया, हम लोग वहाँ रेड करने गए. हमने वो मैरिज को रोक भी दिया एंड हम बच्ची को रेस्क्यू करके आए. एंड आप मानेंगे नहीं, 3 दिन तक उस बच्ची ने हमें डांटा. अच्छा. उस बच्ची ने हमें 3 दिन डांटा कि तुमने मेरी शादी तोड़वा दी, तुमने मेरी बदनामी करा दी, तुमने सोसाइटी में हमारी नाक कटवा दी. क्या बच्चियों को मेंटली ऐसा प्रिपेयर किया जाता है कि अगले घर जाना है और शादी बहुत जरूरी है, चाहे उम्र छोटी भी हो? हाँ, इनफैक्ट उस बच्ची की खुद की माँ की भी शादी 10-12 साल में ही हुई थी. एंड द रीज़न उसकी शादी हो रही थी वॉज बिकॉज उसके फादर की डेथ हो गई थी. तो माँ के 4 बच्चे थे और माँ को था कि तुम तो कम से कम अपने घर जाओ. तो उस लड़की को ऐसे कंडीशन किया गया कि तुम्हारी अपनी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गेट मैरिड एंड गो अवे. तो वो लड़की फेल्ट कि हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे नहीं पूरी करने दी. और ये बहुत सैड है कि जो माँ खुद भी आज की डेट में लेबर बन गई बिकॉज उसके साथ भी यही हुआ था. वो अपनी बच्ची को भी उसी रास्ते पे डाल रही थी. लेकिन होता उलट है कई बार कि जो आपके साथ हुआ वो आप चाहते हैं आपके बच्चों के साथ ना हो. हाँ, बट शायद एक सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है जहाँ अभी तक हम वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं. मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर माँ बाप ही अपने बच्चे के लिए बड़ा नहीं सोचेंगे तो बच्चा तो नहीं सोच पाएगा. यानी कि वो जागरूकता, वो अवेयरनेस की जरूरत है और उस पर आप बहुत समय से काम कर रही हैं. मेनली हमें यही चाहिए कि पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सोचें कि हमारा बच्चा कुछ कर सकता है. थैंकफुली जो मेट्रो के पेरेंट्स हैं वहाँ तो वो अपनी बेटी के लिए फिर भी आज सोच पा रहे हैं. बट स्मॉल टाउन्स में समवेयर ये प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट. तो हमारे यहाँ जो माइग्रेंट कम्युनिटी आती है दिल्ली में, उसमें हमें ये इंस्टेंसेस बहुत देखने को मिलते हैं कि लड़कियों के लिए स्पेशली अभी तक माँ बाप ही सपने नहीं बना पा रहे. एंड बच्चा कहाँ से वहाँ तक पहुँचेगा अगर माँ बाप ही उसे उस रास्ते पे जाने ना दें. लड़कियों की थोड़ी सी लड़ाई इसीलिए मुश्किल हो जाती है कि उन्हें फैमिली सपोर्ट सिस्टम भी उतना नहीं मिलता अपनी ड्रीम्स के लिए. तो उनको इस अकेले ही लड़ना पड़ता है कई बार. तो जो अगर आपने जैसे बात की कि सिटीज़ में फिर भी माहौल अलग है, लेकिन अगर हम गांव में जाए तो प्रायोरिटी जो है वो है आदमियों की कमाने की. तो उनको इस हिसाब से क्या ढाला जाता है कि तुम्हें तो कमाना नहीं है, तुम्हें घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं. तो यहाँ पर किस चेंज के लिए आप लोगों को अवेयर करते हैं? आई थिंक अगर जैसे आपका भी ये शो है, अगर हम ऐसी स्टोरी से लोगों को बताएं कि और लड़कियां दुनिया में कुछ कर रही हैं. एंड सबसे बड़ी बात यह है, हम ये भूल जाते हैं कि अगर शादी के बाद भी उस लड़की के परिवार में कोई गड़बड़ हो जाती है, मान लो उसका हस्बैंड डेथ भी ना हो, वो डिसेबल्ड हो जाता है, फिर परिवार कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा? सोसाइटी इवन एक फैमिली में अगर 2 इनकम होती हैं तो 100 से वो 100 मिल के 200 हो जाता है. फैमिली का स्टेटस इंप्रूव होता है, फैमिली की अवेलेबल एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है. उस सबके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लड़कियां वो करें. तो ज़रूरत है बदलाव की, जैसा कि आपने कहा. ईरा जी, एक चीज़ और, बहुत से लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं. बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के शो देख रहे होंगे. तो एक स्ट्रैटेजी क्या रहती है? क्योंकि बहुत से लोग आपसे भी जानना चाहते होंगे कि आपने क्लियर किया, एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, 3 बार किया, फिर आप फिर से क्लियर कर गई. तो किस तरह से आप पढ़ाई करती हैं, कैसे समय को बांटा, और एक मूल मंत्र भी जानना चाहेंगे आपसे. मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पहले तो आप इसलिए एग्ज़ाम दो क्योंकि आप देना चाहते हो. मोस्टली लोग इसलिए देते हैं कि किसी और ने उसमें अच्छा किया, अच्छा, या आपके पेरेंट्स चाहते हैं या कोई और चाहता है, या फैमिली में कोई किसी ने क्लियर कर लिया तो हम भी करेंगे. वो प्रेशर डेवलप होता है बच्चों में. बट ये एक ऐसी चीज़ है, आप तभी इतनी मेहनत कर सकते हो जब आप खुद के लिए कर रहे हो. किसी और के लिए ना इस तरीके की मेहनत होती नहीं. दूसरा, मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि वो समय से जोड़ते हैं इस पूरी प्रेपरेशन को, ना कि कितना कोर्स है उससे. आप ना घंटे गिनते हो रादर देन कितना पढ़ना है वो गिनने से. तो मैं बच्चों सबको यही एडवाइस देती हूँ कि आप ये मत देखो आप कितने घंटे पढ़े, आप ये देखो आपने कितने चैप्टर पढ़े. तो आप टाइम वेस्ट भी नहीं करोगे
और आपकी एफिशिएंसी भी रहेगी एंड आप लाइफ में और भी कुछ कर पाओगे। प्लस सबसे बड़ी गलती ये है कि आप ये सोचते हो ये एग्ज़ाम सिर्फ इस एग्ज़ाम के बारे में है, जबकि ये इस बारे में नहीं है। ये एग्ज़ाम सिर्फ एक ज़रिया है आपको एक ऐसा जीवन देने का जहाँ पे आप दूसरों की सेवा कर सको, देश के लिए काम कर सकते हैं। तो आप उस तरह से प्रिपेयर रहो कि आप ये एग्ज़ाम इसलिए दे रहे हो कि आप बाद में औरों के लिए और मेहनत करके दूसरों के लिए काम कर सको। सो वो एक चीज़ भी ज़रूरी है। प्लस आप अपने आप को काटो मत। ये एग्ज़ाम इस बारे में है कि आप आगे जाके इसमें इनफैक्ट एग्ज़ाम भी इस तरीके का है कि आप दुनिया की कितनी समझ रखते हैं। तो अगर दुनिया से कट जाएंगे तो दुनिया को कैसे समझेंगे। बिल्कुल। तो अपने देश के बारे में जानकार रहें, दुनिया के बारे में। इनफैक्ट आप सोच के देखिए, अगर हमने वो चाइल्ड लेबर रेस्क्यू नहीं किया होता तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि क्रैशेस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए भी तो हमें बाहर निकलना पड़ा ना सब कुछ। तो आप ये मत वेट करते रहो कि आपको कोई आके बताएगा। मैं आपको एक और इंस्टेंस अगर मैं अपने ट्रांसजेंडर्स का ही वो बताऊं। जी जी हाँ, वो बिल्कुल जानना चाहेंगे। आपने तो इनफैक्ट उनको नौकरियों पे रखा। अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें तो सो बेसिकली क्या हुआ कि ट्रांसजेंडर्स एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी मेरा कोई इंटेंट नहीं था काम का। मतलब कभी मेरे से कोई पूछता तो ये मेरे दिमाग में आता ही नहीं। बट एक बार क्या हुआ कि मुझे ट्रांसजेंडर्स के एनजीओ ने एक सेशन लेने के लिए बुलाया जी। एंड नॉर्मली मैं कभी भी किसी ऑडियंस को एड्रेस करती हूँ तो मैं ऑडियंस को ये बता पाती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में क्या गलत कर रहे हो और तुम अपनी लाइफ को सुधारने के लिए खुद क्या कर सकते हो। बट वो इकलौती टाइम थी मेरी लाइफ की जब मैं ऑडियंस को ये नहीं कह पाई कि तुम्हारी लाइफ में तुम कुछ सुधारने के लिए कर सकते हो, बिकॉज सोसाइटी ही उनको इतना परेशान कर रही थी कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था उनके लिए। आप सोच के देखिए, एक बच्चा जिसे माँ बाप घर से बाहर फेंक देते हैं, बिल्कुल एक कमी होने के वजह से, हाँ। राइट, वो एक पर्टिकुलर टाइप का बच्चा है तो उसके अपने माँ बाप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जब वो स्कूल जाता है, अगर गलती से माँ बाप ने घर में रखा हुआ भी है, स्कूल में बच्चे नहीं, उसके क्लासमेट्स नहीं, उसके टीचर्स उसका मजाक उड़ाते हैं, टीचर्स बुली करते हैं, टीचर्स कहते हैं अरे ये तो ऐसा है। आप सोच के देखिए ऐसा बच्चा कैसे पढ़ेगा। बिहेवियर चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है। एब्सोल्युटली। जब वो बड़ा होगा तो उसे कोई नौकरी पे नहीं रखता क्योंकि ये ऐसा है। वो किसी के यहाँ घर मांगने जाए तो उसे कोई किराए पे घर तक नहीं देता। अपना घर तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि माँ बाप ने बाहर निकाल दिया, और उसे मतलब रेंट पे भी कोई घर नहीं दे रहा। तो ना हम उसे पढ़ने दे रहे हैं, ना हम उसे कमाने दे रहे हैं, ना हम उसे रहने दे रहे हैं। वो इंसान क्या करे। और जो हम बात करते हैं वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है कि शादी ब्याह हुए और उन्हें बुला लिया गया और उन्हें पैसे देके आपने अपनी ड्यूटी खत्म कर ली। वो भी इंसान है। हाँ, उसके बाद उनकी लाइफ क्या होती है। बिल्कुल। तो हुआ ये, उस सेशन के बाद मुझे बहुत सोचने को मिला कि यार ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। फिर क्या हुआ कि एक दिन वही एनजीओ के लोग मेरे पास आए मेरे ऑफिस में कि मैडम हमें जगह दे दीजिए, हम जहाँ पे अपना एक सिलाई कढ़ाई का एंड ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू करना चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं तुम्हें जगह नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने अगर तुम्हें जगह दी तो तुम सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के साथ काम करते रहोगे। तुम्हारे यहाँ जो ट्रेन होने आएंगे वो भी दूसरे ट्रांसजेंडर्स ही होंगे, क्योंकि बाकी सबके पास एक मौका है वो किसी और पार्लर से और किसी और टेलर से काम करा लें, तो तुम्हारे पास तो कोई नहीं आएगा। तुम्हारा जो एक्चुअल एम है असिमिलेशन इन सोसाइटी वो नहीं होगा। तो इसलिए मैंने उन्हें अपने ऑफिस की रिसेप्शन पे एज एसडीएम ऑफिस वहाँ मैंने उन्हें ड्यूटी दी। एंड उसका एक रीज़न ये था, एक एसडीएम ऑफिस की रिसेप्शन इकलौती जगह है दुनिया में जहाँ पे आपका वो काम हो सकता है। अगर आप उस एरिया में रहते हो और आपको कोई सर्टिफिकेट अपना बनवाना है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो सिर्फ आपके एरिया के एसडीएम ऑफिस में हो सकता है, वो दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। तो लोगों के पास मौका नहीं है कि आपको छोड़ के वो कहीं और जाके वो काम करा ले। तो जिसको भी वो काम कराना है उससे आपसे बात करनी ही पड़ेगी। प्लस अभी तक आप लोगों से कुछ मांगने जाते थे, पैसे मांगने जाते थे, मदद मांगने जाते थे, आज वही लोग आपके पास मदद मांगने आएंगे। तो जब वो आपसे मदद मांगेंगे तो उनकी जिम्मेदारी होगी आपके साथ अच्छा बिहेव करने की। तो वो पावर इक्वेशन चेंज हो गई, वो बिहेवियर चेंज हो गया, वो ऑटोमेटिकली बात करने का तरीका और आपको ट्रीट करने का तरीका चेंज हो गया। एंड उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा उस एरिया में। तो ये जो ईरा है वो ऐसे ही कोई ईरा सिंगल नहीं बन जाता, उसके पीछे क्या सपना था बचपन का? मेरे ख्याल से मेरा तो सिर्फ इतना सा ही सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं जहाँ पे लोगों की लाइफ पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सके। उसके अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मेरे कभी भी कोई ख्याल अपने बारे में नहीं रहे। मेरी लाइफ सेल्फ ड्रिफन नहीं रही कि मैं अपने लिए सोच के और अपने लिए वो करूं। एंड मैं बचपन से ही चैरिटी जितनी कर सकती थी एक छोटे बच्चे के तौर पे वो करती रहती थी। कॉलेज में भी मैं बहुत चिल्ड्रन होम्स वगैरह में जाके टाइम बिताती थी। तो
कभी भी अपने लिए करने के लिए तो यहाँ नहीं आई थी मैं, और ना ही मेरा कभी ऐसे एम था। मैं सिर्फ यही देख रही थी कि वेयर कैन आई कंट्रीब्यूट। जब हम चैलेंज की बात करते हैं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं, फैमिली का चैलेंज लगा लीजिए या फिनेंशियल सपोर्ट का लगा लीजिए। आपने अपने हक की लड़ाई तो लड़ी, लेकिन आपने बहुतों को जीवन दान दिया एक तरह से कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। वो किस्सा हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप जीत गई तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? एक्चुअली थोड़ा सा इसलिए वो था कि वो पॉलिसी लेवल पे चेंज नहीं हुआ था। अच्छा। वो सिर्फ मेरे लिए चेंज हुआ था। बट मैं एक चीज़ वो कहूँगी, मेरे सिलेक्शन के बाद इस बारे में एटलीस्ट डिस्कशन स्टार्ट हुए, ये बात आगे बढ़ी। एंड इनफैक्ट अभी रिसेंटली आई एम वेरी ग्लैड, मेरे सिलेक्शन के बाद 2015 में ही वो काम स्टार्ट हुआ जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए जॉब आइडेंटिफिकेशन इंडिया में इतने सालों से बचा हुआ था, वो हुआ। और आज की डेट में 3000 के आसपास जॉब्स में आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट ने किया है। सो वो एक बहुत मैसिव स्टेप है टुवर्ड्स इंक्लूजन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इनटू ऑल सेक्टर्स। तो आई थिंक दैट्स समवेयर दैट आई एम प्राउड कि वो चीज़ वहाँ जाके ख़त्म हुई। तो एक बहुत बड़ा चेंज आया। हाँ। तो इरा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हमारे व्यूअर्स के लिए, जहाँ चाह वहाँ रहा के जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं सबको बस यही कहना चाहूँगी कि इंसान की लिमिटेशन सिर्फ वो होती है जो आप अपने दिमाग में सोच लो। आपकी कमी वही है जो आपने मान ली और जो आपने सोच ली। तो अगर आप अपने टैलेंट को नहीं देखोगे, आप अपनी लिमिटेशंस को दूर नहीं करोगे, तो दुनिया तो नहीं करेगी। बिलीव इन योर सेल्फ एंड आप वो सब कर सकते हो जो आप मान लो कि आप कर सकते हो। दुनिया आपको वैसा ही देखेगी जैसा आप देखना चाहते हो। तो अब आप पे है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। एंड मदद सबको मिल जाती है, चाहे घर से या बाहर से, सिर्फ आपको चाहिए होनी चाहिए। सो दैट्स माई ओनली विश फॉर ऑल गर्ल्स एटलीस्ट, कि दुनिया बहुत बार कहेगी कि आप नहीं कर सकते हो, पर सिर्फ वही दिन है जब आप नहीं कर सकोगे जिस दिन आप मान लोगे। सो आई होप यू ऑल मेक प्लान्स फॉर योर सेल्फ, मेक ड्रीम्स फॉर योर सेल्फ एंड यू ऑल गो ऑन टू अचीव दैम। तो ईरा सिंघल जी, आपसे मिलकर तो हमें ऐसा ही लगा कि मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं सोच लेती हूँ। बहुत से लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। आप यहाँ आई, जहाँ चाह वहाँ रहा की पूरी टीम आपको शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू। तो फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।